अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट बिनाहिल शेख। व्यूअर्स, आज लाहौर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा सेमीफाइनल बिटवीन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। लाहौर की बात करें तो लाहौर में क्रिकेट का मेला जो है वो सज चुका है। जब हम सुबह आ रहे थे तो खचाखच जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम भरने लग गया है, सड़कों पर रौनक है। फैंस जो हैं, क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि पाकिस्तान को जब भी क्रिकेट देखने को मिलता है तो जो शायकीन क्रिकेट हैं वो पुरजोश होकर वहाँ पर पहुँचते हैं। और आज की ये भी ख़ास बात है कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं जैसे BCCI हो, जैसा हो जाए, तो उनके भी जो ऊपर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे भी पहुँच चुके हैं ये सेमीफाइनल देखते हैं। आज का सेमीफाइनल कैसा होगा, कौन फेवरेट है, कौन इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हारून रशीद साहब, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट मेंस टीम भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम ऑन द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का बहुत करम है। सर, आप नहीं शो देखने जा रहे हैं आज मैच? आई थिंक हम यहीं से बैठ के देखेंगे और हमने कुछ तबसरे करने होते हैं क्योंकि हमें तो किसी ने इनवाइट किया नहीं, तो क्या करके जाएंगे। हारून साहब, आप देखें, आपने लाइव टीवी पे कह दिया है तो अब आपको पासेस फौरन मिल जाएंगे। नहीं, वो तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि नो पासेस, इट्स नॉट दैट। लेकिन ये है कि आई थिंक एज ए फॉर्मर क्रिकेटर आई बिलीव के ज़रूर इंतज़ाम होना चाहिए, क्रिकेटर्स को ज़रूर इन्वाइट करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा हारून साहब, कैसे देखते हैं आज होने जा रहा है एक बड़ा मुकाबला? दोनों टीम्स के बारे में आपने कहा हुआ है हमें कि चोकर्स हैं और वो आमने सामने आने वाली हैं, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका। कैसे लग रहा है? सबसे पहले तो बताएं किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? देखिए, एक तो मैं इसलिए चोकर्स कह रहा हूँ, इनकी पास्ट हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी क्रंच गेम्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं इनसे मतलब नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रहता, प्रेशर सिचुएशंस को ये सही तरीके से हैंडल नहीं करते और हार जाते हैं। ये बहुत दफ़ा हुआ न्यूजीलैंड के साथ भी और साउथ अफ्रीका के साथ भी। लेकिन आई थिंक अब वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि काफ़ी दोनों टीमें जो हैं वो मैच्योर हो गई हैं और आई थिंक ऐसी सिचुएशन में उनको हैंडल करना अब आ गया है। और दोनों का जो क्रिकेट जो इनका कॉम्बिनेशन है बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और दोनों अपने अपने राउंड मैचेस में बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही हैं। न्यूजीलैंड को एक मैच बुरा पड़ा जो कि वो इंडिया के खिलाफ खेले थे, लेकिन वो दुबई में खेले थे। डिफरेंट कंडीशंस थी, इन कंडीशंस में वो बहुत अच्छा खेलते हुए चले आ रहे थे और अब भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छा मैच होगा। लेकिन दोनों की तरफ अगर देखें तो बॉलिंग बैटिंग अगर हम मुवाजना करते हैं तो दोनों मोर और लेस आपको एक ही जैसे नज़र आते हैं। इनके जो डिपेंडेबल बैटर्स हैं उनके ऊपर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वही आज कॉन्ट्रीब्यूट करें। इनके जो बॉलर्स हैं और इनके जो फील्डर्स हैं, इनमें जो सबसे अच्छी चीज़ एक जो कदर मुश्तरक है वो ये है कि दोनों की फील्डिंग जो है ना बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो वो ही सपोर्ट करती है इस शॉर्टर फॉर्मेट में, क्योंकि आपने देखा कि एक आध रन आउट या एक आध अच्छा कैच जो है आपके मैच का पासा पलट देता है। सो मेरे अपने नज़दीक मैं समहाउ द अदर फील करता हूँ कि साउथ अफ्रीका जिस तरह खेलती हुई आ रही है ना, तो साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा एज मिलना चाहिए यहाँ पर। उनकी फास्ट बॉलिंग थोड़ी कदरे बेहतर है न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग से और उनका स्पिनर मैं समझता हूँ कि महाराज जो है बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सेंडर बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, उनके यहाँ भी ब्रेसवेल मतलब ऑल राउंड अगर आप पैकेज देखें। स्पिनर्स की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के पास ज़्यादा स्पिनर्स के ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा स्पिनर के ऑप्शन तो हैं, लेकिन मैं कह रहा था कि पिच जो है शायद स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं करेगी। अच्छा, अगर उसमें दिन और रात का अगर आप देखते हैं ड्यू फैक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट जब होती है तो फिर वो स्पिनर, लेकिन अगर पहले वो बॉलिंग करते हैं तो न्यूजीलैंड के पास तो ज़्यादा अच्छे स्पिनर्स हैं। सेंटनर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ब्रेसवेल कर रहे हैं, फिर बीच में आके फिलिप्स बॉलिंग कर देते हैं। वेयरएज अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वहाँ पर महाराज जो हैं वो अकेले ही बॉलर हैं, वो ज़्यादातर अपने फास्ट बॉलर्स पे डिपेंड करेंगे। शम्सी को अभी तक उन्होंने सिर्फ एक मैच ही खिलाया है। सो ये सब डिपेंड करेगा, वो जब पिच की कंडीशन देखेंगे कि उसमें क्या उनको नज़र आ रहा है कि एक स्पिनर के साथ जाना चाहिए या दो स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, ये वो फैसला करेंगे। ठीक है। और हारून साहब, जैसे कि हमने देखा कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जितने ही मैचेस हुए हैं वो एक
हाई रनिंग वो मैचेस हुए हैं क्योंकि बहुत अच्छी पिच है फॉर बैट्समैन। तो आज आप कैसे देखते हैं, कैसे पिच एक्ट करेगी और क्या स्कोर्स होंगे ऑन एवरेज? देखिए, मुझे अपने नज़दीक तो फ्रेश पिच होगी और इसके ऊपर अच्छी प्रिपरेशन हुई होगी और बैटिंग के लिए बहुत साजगार होगी, क्योंकि लाहौर का तो ये हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ पर बैटिंग बहुत अच्छी होती है। और जो भी पहले बैटिंग करेगा उसको अपने जहन में ये भी रखना होगा कि मैंने कितना रन्स बनाने हैं, क्योंकि जब ड्यू फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है तो जो 350 भी ना वो रन्स जो है ना वो सेफ नहीं होते, जैसे हमने देखा 352 भी बने हैं। हाँ जी, बने भी हैं। सो इसलिए आई थिंक जो मुझे पार स्कोर आज नजर आता है वो 330 प्लस है। 330 यानी प्लस 330 प्लस करके कोई भी टीम ये समझ सकती है कि मैं यानी डिफेंड कर सकते हैं हम, या उनको आउट कर सकते हैं। आउट करने का तो मुझे बहुत कम लगता है, क्योंकि पिच इतनी अच्छी होती है, बॉलर्स को इतना हेल्प नहीं करती। तो अगर बैटर्स को ये लोग रिस्ट्रिक्ट कर दें, कंटेन कर लें, कि डॉट बॉल ज़्यादा कर दें, तो वो एक एडवांटेज मुझे नज़र आता है उस टीम को जो अच्छी बॉलिंग अच्छी लाइन और लेंथ पे करेगी और फील्डर्स उनको सपोर्ट करेंगे। सर, क्या लगता है अगर तो न्यूजीलैंड टॉस जीतती है तो वो क्या पहला फैसला करेंगे? आई थिंक ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि ड्यू आएगी या नहीं आएगी। देखिए, आज क्लाउड कवर मुझे इतना नज़र नहीं आ रहा। आज तो नहीं। अगर क्लाउड कवर नहीं है तो इसका मतलब ड्यू फैक्टर के चांसेस हैं कि वो ड्यू आ जाए। अगर ड्यू आ जाएगी तो यही वो चीज़ होगी जो कि कैप्टन्स को मजबूर करेगी कि टॉस जीत के वो पहले दूसरी टीम को दावत दे, ताकि वो फिर जब दूसरी टीम का टारगेट देखेंगे वो उसको अचीव करने के लिए। पहली बैटिंग में ये होता है कि आपको टारगेट बनाना पड़ता है, इसलिए आपको पता नहीं होता कि हमने कितने रन बनाने हैं। अगर आपकी 3-4 विकेट्स गिर जाती हैं तो आपको अपने टारगेट को दोबारा रिव्यू करते हैं कि जी अब हम कितने बनाएंगे। और जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब आप टॉस जीत के अंदाज़ा कर लेते हैं कि पिच अच्छी है, लेकिन इनफैक्ट जब आप उसके ऊपर 2 से 3 ओवर खेलते हैं तब उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये इसमें ट्रू बाउंस है, कहीं वेरिएबल बाउंस तो नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा स्पिन तो नहीं हो रहा। फिर उससे आप एक टारगेट तो आप टीम मीटिंग में बनाते हैं कि 330-340 के करीब हम जहन में रखा हुआ है, लेकिन जब आप पिच पे खेलते हैं पता लगा वो थोड़ी सी बॉलर को हेल्प कर रही है तो आप वो 330 को 300 पे ले आते हैं, 300 को 275 पे ले आते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पिच। सो ये वो चीज़ है जो भी टीम बैटिंग करेगी वो अपना टारगेट रीसेट करती है। तो वहाँ उनकी अगर विकेट्स गिर गई तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हम उस हदफ तक पहुँचेंगे या नहीं। और यही वो टीम जो टॉस जीत के पहले इनको बैटिंग की दावत देगी वो उसका एडवांटेज लेना चाहेगी कि हम इनको अगर 3-4 विकेट्स ले लेते हैं तो हम इनको रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यू आज जो भी टीम जीतेगी मोस्ट प्रॉब्ली वो बॉल फर्स्ट की तरफ जाएगी, ताकि उनको पता चल जाए कि स्कोर बोर्ड के ऊपर क्या टारगेट है और फिर वो अपनी फॉर्मेशन को फॉर्म कर सकते हैं और स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें एक और भी चीज़ है जो मतलब ये देखें, ये तो हम एक वैसे बात कर रहे हैं कि नॉर्मली ये करते हैं, लेकिन बाज़ टीमें फिर अपने आप की स्ट्रेंथ ये समझती हैं कि हम पहले बैटिंग करके इतने ज़्यादा रन्स कर दें कि हम उनको जो है ना डिफेंसिव पे ले जाएं। दूसरी सूरत में वो ये होता है कि वो कहते हैं नहीं, हम चेज़ करना अच्छा, हम चेज़ अच्छा करते हैं तो जितने मर्जी वो रन्स कर लेंगे हम उसको चेज़ कर लेंगे। ठीक है जी हारून साहब, आप चलते हैं और देख लेते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का आज जो दूसरा सेमीफाइनल है वो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने जा रहा है। सिक्योरिटी को एक टीम की तरफ से, भारत की तरफ से इशू बनाया गया था कि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बाकी जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान को बहुत सराहा गया है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने कोई भी भूल चूक नहीं की सिक्योरिटी की तरफ से। और आज सिक्योरिटी के क्या हालात हैं, आएँ चल के अपने नुमाइंदे से पूछते हैं। चैंपियन ट्रॉफी का आज दूसरा सेमीफाइनल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच जो है न्यूजीलैंड और जो है साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। इंतहाई दिलचस्प टाकरा जो है वो तस्वर किया जा रहा है। बात की जाए सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से आज के मैच की, तो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि 12,000 से ज़ायद पुलिस के अफसरान और जवान जो है वो सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं कि जो शायकीन क्रिकेट मैच देखने यहाँ आएंगे उनको 4 दर्जाती सिक्योरिटी लेयर से गुजर के जाना पड़ेगा। और जो पुलिस के जवान हैं वो 4 जगह जो शायकीन क्रिकेट आएंगे उनकी चेकिंग करेंगे। मेरा कैमरामैन अली शेर मेरे पीछे दिखाए तो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम का गेट है, यहाँ से जो है शायकीन क्रिकेट जाना शुरू हो गए अंदर मैच देखने के लिए। पुलिस के जवान यहाँ हाई अलर्ट खड़े हैं। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग के बाद वॉक थ्रू गेट से होकर जो शायकीन क्रिकेट है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम जा रहे हैं। जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार तैनात है।
जी, बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। सर, सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत अच्छी है, ऑल इज़ फुल प्रूफ, तो क्या कहेंगे आप इस पे? आई थिंक सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। आई थिंक हमारे जो भी वो इंसिडेंट हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था 2007 में, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से कोशिशें की गई हैं और जिस तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, आई थिंक इस वक्त जितनी भी टीमों के जो प्लेयर्स हैं और जितने भी जो ऑफिशियल्स हैं, उन सब ने बहुत सराहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी को। सर, हर साल हम देखते हैं PSL होता है, PSL में बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स आते हैं, सारे फॉरेन होते हैं, और उन्होंने कभी किसी चीज़ के ऊपर इशू क्रिएट नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह से, जैसे आप कह रहे हैं, आफ्टर दैट वन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कभी कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है भारत का सिर्फ जो उनकी पॉलिटिक्स उन्होंने लानी होती है हर चीज़ में, उन्होंने अपनी हठधर्मी दिखानी थी, सिर्फ वो हुआ। और शायद ये भी कहना ठीक ही होगा कि उनको जो एक फेवर एक्स्ट्रा मिला है कि उन्होंने सारी सेम कंडीशन में खेली है, दे आल्सो वांटेड टू यूटिलाइज दैट। और यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बुरी भी लग रही है, क्योंकि हर कोई इसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है और उनकी तरफ जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। कल उनके कोच ने, गंभीर ने भी जो है इस तरह की बात की कि लोग कह रहे हैं कि जी हमें एडवांटेज मिल गया, हम तो दुबई की क्रिकेट पिच पे तो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, हम तो ICC एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई मीन अजीब किस्म की वो बातें कर रहे हैं। आई मीन बीइंग अ क्रिकेटर, हर एक को पता है कि अगर आप एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही कंडीशन को खेल रहे हैं और आपके पास कहीं और ना आपको जाना पड़ रहा है ना कुछ, अब बाकी टीमों ने तो वहाँ जाकर दूसरी कंडीशन में खेला ना, आप तो उसी कंडीशन में खेल रहे हैं और आपकी जो भी कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसी पिच के हिसाब से है और आपको फ़ायदा भी दे रही है। तो ये कहना कि हर कोई, और फिर ट्रैवलिंग भी उनकी बाकी सब टीम्स ने तो ट्रैवल भी किया है। तो ये कहना अननेसेसरी, हर कोई प्लेयर उनका हाइपर हो रहा है। गांगुली का मैं स्टेटमेंट सुन रहा हूँ, गंभीर ने स्टेटमेंट दे दिया, सुनील गावस्कर ने स्टेटमेंट दे दिया। आई थिंक बीइंग अ क्रिकेटर उनको पता होना चाहिए और हर एक को पता होता है कि इसमें एडवांटेज है। कैसे कह सकते हैं कि उनको एडवांटेज नहीं है? सो मेरे अपने नज़दीक इस किस्म की बातें वो सिर्फ अपने क्राउड को और अपने उन लोगों को वो करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमें तो सबसे बड़ा अफसोस ये हो रहा है कि ICC को कम से कम कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। अब वो खुद जैसा, कल मैं उनका रिएक्शन देख के बड़ा परेशान हुआ कि वो मतलब कितना खुश हुए कि इंडिया जीत गए, वरना उनको भी तो यहाँ आना पड़ता ना मैच देखने के लिए। सो अजीब सी ये सिचुएशन है। आई थिंक इसको पॉलिटिक्स को बिल्कुल साइड पे करें। आज उनके ऑफिशियल्स आए हुए हैं ना यहाँ पर BCCI के, सो क्या है, उनको बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे किसी भी अच्छे मेज़बान की जिम्मेदारी होती है कि अपने मेहमान को किस तरीके से ट्रीट करे, और वो आज़ादाना घूम रहे होते हैं। मैं कल वो सुन रहा किसी एक कोई इनका इंडिया का जडेजा जो है, वो शायद किसी प्राइवेट चैनल पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम तो आते थे, हमें तो इतनी, वो शायद यहाँ कभी आए होंगे अभी पीछे कोई टूर्नामेंट्स वगैरह में, उन्होंने यहाँ बैठ के कमेंट्री वगैरह की होगी, तो कहने लगे हम तो निकल भी जाते थे, हमें तो कोई कुछ नहीं पूछता। अभी रिसेंटली उनका जो कोई एक दो जर्नलिस्ट यहाँ आए थे, वो आज़ादाना घूम रहे थे। आप फूड स्ट्रीट जा रहे हैं, आप हर जगह शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, तो कोई इशू तो नहीं है। सो आई थिंक अब क्रिकेट को हमें नुकसान इन दैट सेंस के आप पाकिस्तान और इंडिया की जो ट्रेडिशनल राइवलरी है उसको लोगों को तक नहीं पहुँचा रहे। आप बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल रहे, हम तो यहाँ तक उनको ऑफर दे देते हैं कि हमारी बायलैटरल सीरीज़ हम बाहर भी कहीं आप चाहते हैं तो वहाँ भी खेल लें, लेकिन वो किसी चीज़ के ऊपर वो मान ही नहीं रहे। तो आई थिंक अब उनकी हठधर्मी है, इस पर हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक और अपडेट है क्रिकेटिंग वर्ल्ड से कि स्टीव स्मिथ जो हैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, उन्होंने वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और कल की हार के बाद ये सामने आया है। तो क्या कहेंगे? उनका भी ये कहना है कि वो ODIs नहीं खेलेंगे, वो सिर्फ अवेलेबल होंगे टेस्ट और T20 के लिए। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलियंस और जैसे और बाहर के जो प्लेयर्स हैं ना, वो कोई बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करते। वो जब एक चीज़ को देख लेते हैं कि हमारी ज़रूरत जो है वो नहीं रही टीम को, तो अपने आप को साइड पे कर लेते हैं, जैसे स्टीव ने कहा। ज़रूरत की आप बात करें तो यहाँ पे मैं यही मेंशन करती चलूँ कि स्टीवन स्मिथ का जो एक करियर रहा हुआ है, उन्होंने 170 ODIs खेले हैं और 5800 रन उन्होंने बनाए। मतलब उनकी जो एवरेज बनती है 43 की बनती है, बहुत और सेंचुरीज सेंचुरीज उन्होंने 12 की हैं और जो उनकी निस्फ सेंचुरीज हैं वो 35 हैं। तो मतलब एक वेरी वेल बैलेंस्ड उनका करियर रहा है ODI का। बट नाउ आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ही महसूस किया कि उनकी शायद इतनी ज़रूरत नहीं रही। देखिए, सीधी सी बात है, ही इज़ 35 ईयर्स ऑफ एज, सो वो अपने आप को देख रहे हैं कि मैं और कितना एग्जर्ट कर सकता हूँ, इसीलिए उन्होंने एक फॉर्मेट से अपने आप को हटा लिया। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर्स जो हैं ये उनका, क्योंकि हमने आगे की तैयारी करनी है, तो हमें नए लड़कों को, नए खून को मौका देना चाहिए। और ये नॉर्मली वहाँ यही करते हैं। आई थिंक कल की हार
इसका रीज़न नहीं बनी। ये डिसीजन वो पहले ही ले चुके थे और उन्होंने वो ये ज़्यादा देर तक उन्होंने खेलना नहीं था, उन्होंने पहले ही सोच लिया हुआ होगा कि वो, क्योंकि वो एब्रप्ट डिसीजन नहीं लेते। सो वनडे से वो अलग हो गए हैं, T20 और टेस्ट मैचेस में खेलेंगे और अब देखते हैं वो एक दो साल और मुझे लगता है कि वो अपने करियर को खेल के और उसके बाद रिटायर हो जाएंगे वो। सर लेकिन क्या लगता है कि मतलब अगर वो भी और थोड़ा सा खेलते रहते तो क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम को फायदा ना मिल जाता? और नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के पास रिप्लेसमेंट मौजूद है, रिप्लेसमेंट्स हैं, उनके यंगर प्लेयर्स हैं। हाँ, उनकी क्योंकि इस वक्त इंजरी प्रॉब्लम्स हुई हुई हैं, 2-4 प्लेयर्स उनके नहीं हैं। मिच मार्श जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद है। फिर डोमेस्टिक में जो ये यंग लड़के आ रहे हैं उनको मौका मिलेगा तो वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे ना, अदरवाइज तो फिर अगर आप किसी को मौका ही नहीं देंगे तो फिर ये इशू हो जाते हैं। ठीक है हारून साहब, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज पाकिस्तान में अलविदाई मैच खेला जाएगा। आज इवेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें मुद्दे मुकाबिल होंगी। स्टेडियम में फैंस की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चिराग बलोच से। जी चिराग, बताइएगा इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम के बाहर क्या हालात हैं? चैंपियंस ट्रॉफी का आज पाकिस्तान में अलविदाई मैच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी और आज जो है वो फैंस के लिए एक बड़ा जो है वो इकदाम पीसीबी की जानिब से किया गया कि तमाम तर फैंस जिनके पास टिकट मौजूद होगी वो अपनी टिकट दिखाकर फैंस जो है वो आज अफ्तारी जो है वो अफ्तार बॉक्स जो है वो ले पाएंगे। मेरे साथ कुछ फैंस मौजूद हैं क्योंकि अभी तक रमज़ान है, कुछ धूप भी काफ़ी ज़्यादा है तो फैंस की तादाद काफ़ी हद तक कम है। आहिस्ता आहिस्ता फैंस जो है वो ग्राउंड के अंदर चले आते आ रहे हैं। अभी मैच के अंदर भी टाइम है तो कुछ फैंस मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का झंडा भी उठा रखा है। अच्छा ये बताएं कि आज पाकिस्तान तो खेल नहीं रहा लेकिन पाकिस्तान का झंडा आप लेके आए हैं और पाकिस्तान की शर्ट भी पहन रखी है, क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो आज पाकिस्तान ही खेल रहा है क्योंकि ये देखें हमारे मुल्क में क्रिकेट हो रही है तो पाकिस्तान में खेल हो रहा है तो हम खुश हैं। हमें इस बात की खुशी कि पाकिस्तान में हो रहा है। अगर फाइनल भी हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी, खुश हैं। लेकिन इंशाअल्लाह मेरी दुआ है, रमज़ान का महीना मैं रोज़े में हूँ तो पाकिस्तान में बड़े से बड़े इवेंट होंगे, उनके फाइनल भी होंगे इंशाअल्लाह। जी मेरे साथ एक और फैन भी मौजूद हैं। ये क्या कहेंगे इस हवाले से कि पाकिस्तान में 29 साल के बाद इवेंट हुआ है कोई इतना बड़ा, तो कैसा लगा इवेंट पाकिस्तान में? बहुत अच्छा लगा। आई थिंक पीसीबी हैज़ वर्कड वेरी हार्ड और पीसीबी ने इसको बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट किया है। बट ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम आगे नहीं आ सकी, वर्किंग करने की ज़रूरत है। हम अब न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे होपफुली ताकि दे कैन विन दैट, क्योंकि उनके पास ट्रॉफी नहीं है, साउथ अफ्रीका चौक कर जाती है। तो जी तो फैंस का आपने सुना, मेरे साथ एक और फैन भी मौजूद है। मैच के हवाले से आज के पूछ लेते कि आज के मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान तो है नहीं, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका, किसको कर रहे हैं? जी मैं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर कोई एक फेवरेट प्लेयर कोई है? जी कौन सा? मार्करम है। जी तो आपने सुना कि यहाँ पर फैंस का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट होने के बायस जो है वो ना होने के बाद दोबारा रिटर्न पाकिस्तान दोबारा वापस आई है तो एक अच्छा इवेंट गुजरा है पाकिस्तान का और उम्मीद यही करते हैं कि आइंदा आने वाले सालों के अंदर जो है मजीद पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट होगी और आईसीसी इवेंट्स भी होंगे। जी हारून साहब, हमें चिराग बलोच कज़ाफी स्टेडियम के बाहर से अपडेट कर रहे थे। गुड टू सी के फैंस जो हैं वो आए हैं। ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड के सेमीफाइनल होने जा रहा है। 29 साल बाद आईसीसी का एक टूर्नामेंट पाकिस्तान में आया है तो फैंस भी तरस रहे थे क्रिकेट को देखने के लिए। एंड न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका बहुत टक्कर का मुकाबला होगा क्योंकि हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि दोनों टीम्स बहुत वेल बैलेंस्ड हैं। बड़ी अच्छी नजर आई कि सपोर्ट करने के लिए फैंस जो हैं वो क्रिकेट, एक्चुअली हमारे सब पैशनेट फैंस हैं, चाहे कोई भी क्रिकेट खेल रहा हो और अपने मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा है जो कि बहुत अरसे के बाद हो रहा है और ये बहुत बड़ा इवेंट है और इसका जो कामयाबी से इसका इनकाद जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। आई थिंक इसमें ज़रूर जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको ज़रूर मुबारकबाद देनी चाहिए। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि एक बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होना चाहिए ये, क्योंकि साउथ अफ्रीका बैटिंग वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, न्यूजीलैंड भी बैटिंग वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग दोनों की अच्छी है और इसी तरीके से मैं ये फील करता हूँ कि अगर आज क्राउड मौजूद हुआ ग्राउंड पे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि होगा, वो बड़ा एंजॉय करेंगे क्रिकेट। सर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की हेड टू हेड की बात कर लें ओडीआईज की तो 73 ओडीआईज इनके हो चुके हैं और लीड कर रहा है साउथ अफ्रीका विद 42 विंस और न्यूजीलैंड ने सिर्फ 26 दफ़ा जीता हुआ है। तो क्या देखते हैं ये जो हेड टू हेड है, क्या ये इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि आज भी हम जो रिजल्ट देखेंगे वही इस तरफ पलटेगा? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए ये तो क्योंकि ये हिस्ट्री है, किसी वक्त न्यूजीलैंड बुरा खेली होगी तो वो हार गई,
क्योंकि आज नया दिन है ना, आज नए दिन में दोनों टीमें मेहनत करके सेमीफाइनल में आई हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है। सो ये स्टैट्स को सामने रखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। साउथ अफ्रीका को अच्छा खेलना पड़ेगा उन तीनों शोबों में, बैटिंग, बॉलिंग और बैटिंग में न्यूजीलैंड से, तब जाके वो जीतेगी। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को भी आप आसान हरीफ ना समझें, उनके पास भी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, उनके पास फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं। हेनरी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, इसी तरह यहाँ पर रबादा बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। सो मेरे अपने नज़दीक बहुत ज़बरदस्त मैच होना है। सिर्फ ये मुझे नज़र आता है कि जो साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इन दैट सेंस, इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, इन टर्म्स ऑफ हिटिंग, क्लियरिंग दी बाउंड्रीज। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ कि साउथ अफ्रीका का जो सबसे इस वक्त मेन उनका जो वेपन मुझे नज़र आता है वो क्लासा के ऊपर बहुत ज़्यादा वो करेंगे। देन मिलर नीचे से आगे बहुत वो कच्चे हैं, ऊपर से अगर आप देखते हैं तो मार्करम एंड डिस्टेंस जो है वो बहुत अच्छा खेलते हैं। सर चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे व्यूअर्स तो आपको लेके जाएंगे टॉस की तरफ और देखते हैं कौन सी टीम टॉस जीतती है। देखते रहिए चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। जी व्यूअर्स, न्यूजीलैंड टॉस जीत चुका है और वो बैट फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं। हारून साहब कैसे देखते हैं आप इसको, क्योंकि हम जो बात कर रहे थे उसमें हमारा ये सोचना था कि शायद बॉलिंग की जो है दूसरे को दी जाएगी, तो वही हुआ है कि अब देखते हैं क्या करते हैं। नहीं देखिए, इसमें एक वजह हम यही बात कर रहे थे कि टीम अपने आप को कहाँ फील करती है कि वो वेल प्लेस्ड है। बैटिंग फर्स्ट, आई मीन जब बैटिंग फर्स्ट का मकसद ये है कि आप एक अच्छी पिच के ऊपर बैटिंग करेंगे, 50 ओवर जब उसके ऊपर हो जाएंगे तो वेयर एंड टेयर आ सकता है उस पिच के ऊपर, और वो सेकंड बैटिंग वाले को थोड़ी मुश्किल डाल सकता है। न्यूजीलैंड के जहन में ये है कि हम पहले बैटिंग करके एक अच्छा टारगेट लगाएं बोर्ड पे और फिर उसके बाद उसको डिफेंड करें, और आई थिंक यही वो स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं इस मैच में। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनके जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं ना वो कम से कम 15 से 20 ओवर तक ज़्यादा विकेट्स लूज़ ना करें। अगर उन्होंने 15 से 20 ओवर में 3 से 4 या 4 से 5 विकेट्स लूज़ कर दिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास जो बॉलिंग है वो अर्ली स्टेजेस पे 1-2 विकेट्स लेने की काबिल है, उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं। सो ये बड़ा इनको एहतियात करनी पड़ेगी कि आपने फर्स्ट 10 ओवर्स में आपकी अप्रोच क्या होती है, 11 ओवर से लेकर 40 ओवर्स तक आपकी अप्रोच क्या होती है बैटिंग में, और उसके बाद 41 एंड उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपने कहाँ पहुँचना है। आइडिया हो जाएगा इनको 3 से 4 ओवर में कि पिच क्या कह रही है। अगर तो बॉलर्स के लिए हेल्प नहीं है तो ये लंबे स्कोर के लिए जाएंगे, अगर बॉलर्स के लिए हेल्प है तो आई थिंक ये राउंड अबाउट 250, 260 या 270 के जेन में रखेंगे। बट ऑन अ गुड पिच ये 330 प्लस का जो है ना टारगेट होना चाहिए इस पे। ठीक है, और हारून साहब प्लेइंग 11 उनकी सेम है जो कि इंडिया के खिलाफ लास्ट खेली है, उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए। क्या लगता है आपको, ये सही फैसला है, कोई चेंजेस दरकार थे? आई थिंक इस कंडीशन के लिए तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता ना। देखिए उनके पास जो स्पिनर्स हैं ना वो बड़े अच्छे बैट्समैन भी हैं, सो इसलिए उनको इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि हमें बैट्समैन को ज़्यादा बढ़ाना है या बॉलर को ज़्यादा बढ़ाना है। इसलिए कि आपका ब्रेसवेल जो ऑफ स्पिनर है वो बैटिंग अच्छी करता है, आपका सेंटनर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो बैटिंग अच्छी करता है, फिलिप्स ओकेजनल ऑफ स्पिनर है वो बैटिंग बहुत अच्छी करता है। तो 7 से 8 तक उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। आई थिंक ये भी एक रीज़न बन सकता है कि हमारी डीप बैटिंग स्ट्रेंथ है हमारे पास, और हम इसको जो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है इसका हम अच्छा मुकाबला करके और उनको एक अच्छा हम टारगेट दे सकते हैं। सो इस रीज़न की वजह से सेंटनर ने टॉस जीत के बैटिंग की है, लेकिन अब उसका जो उन्होंने टॉस जीत के जो बैटिंग तो प्लान जो था वो तो इन्होंने एग्जीक्यूट करना है उसको। अब वो इनके बैटर्स के ऊपर है कि वो अगर अच्छा खेल के और इनको अच्छे रन बना के दे दें तो आई थिंक फिर न्यूजीलैंड का चांस बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर ये राउंड अबाउट 250 या उससे कम में अगर ये आउट हो गए तो फिर साउथ अफ्रीका के चांस बहुत बन जाएगा जीतने का। ठीक है सर, साउथ अफ्रीका भी बैट फर्स्ट ही करना चाहता था, उनके कप्तान का कहना था, लेकिन उनकी तरफ से हम प्लेइंग 11 में एक चेंज देख रहे हैं। टेम्बा बवुआ जो कि अनफिट थे, इंजर्ड थे, वो वापस आ रहे हैं और स्टब्स को वापस बेंच पे बिठाया, क्योंकि स्टब्स हमने देखा कि लास्ट टाइम भी वो आए लेकिन उनकी तरफ से कोई हमने ऐसे परफॉर्मेंस नहीं देखी। देखिए स्टब्स बेसिकली ओपनिंग बैट्समैन नहीं थे, उन्होंने एक चांस लिया था कि हम देखें इसको कि किस तरह करते हैं, लेकिन वो अनलकी रहे। मैं ये नहीं समझता कि उनको बॉल ने आउट किया, वो बॉल को खेले, बॉल के बल्ले से लग के विकेटों को जाके लग गई, जो कि एक बड़ा अनलकी डिसमिसल होता है। वो प्लेयर बुरे नहीं हैं, वो अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह नहीं बन रही थी। बवुमा क्योंकि वो अनफिट थे, वो बाहर हुए थे और वो फॉर्म में है बवुमा, इसलिए वो वापस आ गए, कैप्टन भी हैं। सो वो बैटिंग, मुझे तो यही लगता है कि किसी ने भी इस एस्पेक्ट को नहीं सोचा कि, क्योंकि वो देखें ना, वो जैसे हम कहते हैं कुदरत का निज़ाम है कि
ड्यू फैक्टर अगर होगा तो ऑब्वियसली वो डिसएडवांटेज पहले बैटिंग करने वाले को होगा, क्योंकि उसको बॉलिंग जो है मुश्किल कंडीशन में मिलेगी। लेकिन अगर ड्यू नहीं आती तो देन या इनका ये प्ले कर जाएगा कि जी हमने पहले बैटिंग की, रन्स इनफ कर दिए बोर्ड पे और हमने डिफेंड कर लिया या उनको आउट कर दिया। सर, जब भी साउथ अफ्रीका की बात हुई है तो जॉर्जी आपने ज़रूर मेंशन किए हैं, बिकॉज जॉर्जी कम्स एंड ही पुट्स द स्कोर ऑन द बोर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली आज भी आई डोंट थिंक कि अभी तक वो फिट हुए हैं मुकम्मल तौर पे, क्योंकि जॉर्जी भी बेंच पर हैं। हाँ नहीं, वो तो मुझे लगता है इतनी फॉर्म में भी नहीं थे, और क्योंकि उनकी जब फॉर्म नहीं हो तो फिर वो ओपनिंग बैट्समैन को हटा के नीचे से मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ओपन करवा देते हैं। जैसे आपने बबूमा को देखा, वो यूजुअली शॉर्टर फॉर्मेट में कभी कभी ओपन करते हुए नज़र भी आते हैं, लेकिन नॉर्मली नंबर 3 या 4 पे वो खेलते हैं। तो वनडे की कंपटीशन में शॉर्टर फॉर्मेट में इसीलिए कहते हैं कि जो बैटिंग ऑर्डर होता है वो फ्लोटिंग होता है। किसी भी आप प्लेयर को कह सकते हैं कि आप ओवर चल जाएं, उनके पास माकरम भी हैं जो कि ओपन करते हैं, डसन भी कभी कभी ओपन करते हुए नजर आए हैं। सो ऑलराउंड एबिलिटी है उनके बैटर्स में, तो इसलिए उनको इशू नहीं होगा कि अगर जॉर्जी बाहर बैठे हुए हैं तो कोई बहुत बड़ा उनको कोई नुकसान होगा। उनके प्लेयर्स उससे उतने अच्छे हैं। जी व्यूअर्स, कुछ ही देर में तकरीबन 20 मिनट में सेकंड सेमीफाइनल बिटवीन न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका शुरू होने वाला है। अभी चल के लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, कुछ ही देर में साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच शुरू होने वाला है। सेकंड एंड लास्ट सेमीफाइनल है। इसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि इंडिया के अगेंस्ट जो फाइनल है दुबई में होने जा रहा है वो कौन खेलेगा। हारून साहब, क्या लगता है कि न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका में से कौन बेहतर अपोनेंट होगा कि हमें एक अच्छा फाइनल देखने को मिले इंडिया के अगेंस्ट? इंडिया के अगेंस्ट तो दोनों में से कोई भी टीम चली जाए तो मैच तो आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों टीमें जो है, मैंने जैसे आपको कहा कि अगर कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें तो दोनों वेल मैच्ड हैं। सो आज अगर जो एरर ज़्यादा करेगा उसके हारने के चांसेस ज़्यादा हैं। एरर से मेरा मतलब यह है कि कोई बैटिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं करता, किसी ने कैचेस अगर अच्छे नहीं किए, किसी ने ग्राउंड फील्डिंग अच्छी नहीं की, सो यही डिफरेंस बनेगा, क्योंकि दोनों के पास बड़े सॉलिड बैटर्स हैं। अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ देखते हैं तो यंग ने भी सेंचुरी की हुई है, विलियमसन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मिचेल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेदम ने बहुत अच्छा इसमें शो किया हुआ है, सो वो भी इनफॉर्म है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो बबूमा ने रन्स किए हुए हैं, माकरम ने रन्स किए हुए हैं, डसन ने रन्स किए हुए हैं, देन उनका जो क्लासा है, और अभी तक मिलर को मौका नहीं मिला। सो देखा अगर आप मैच करेंगे इंडिविजुअल को तो दोनों एट पार नज़र आते हैं। सो इसलिए अब ये बॉलिंग और फील्डिंग का कमाल होगा कि वो इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को कैसे रोकें। जहाँ तक इंडिया का मसला है, देखें इंडिया तो डेफिनेटली वहाँ वेल प्लेस्ड है, सारे मैचेस वहाँ खेला है उसने, सारे के सारे जो हैं वो मैचेस खेल के उनको पिचेस का बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है कि, और उनके पास स्पिन अटैक बहुत अच्छा है। वेयरएज इनके पास जो है वो फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं जो वहाँ जाकर इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं कि हेल्प नहीं मिलती इतनी, लेकिन स्पिनर्स को मिलती है वहाँ पर, वो विकेट्स लेते हैं। सो वो तो खैर बात की बात है। आज का मैच जो है ना, मैं तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। साउथ अफ्रीका मुझे लगता है कि आज कुछ ना कुछ कोई ऐसा काम दिखाने के मूड में है कि वो शायद न्यूजीलैंड को बीट कर दे, बट न्यूजीलैंड भी अच्छी टीम है, इसलिए मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने बताया कि जो मार्जिन ऑफ एरर जो है ना वो डिसाइड करेगा आज की जीत में। सर एग्जैक्टली लाइक हम शुरू से कह रहे हैं कि दोनों बहुत वेल बैलेंस टीम्स हैं। इनकी बैटिंग ऑर्डर देख लें, बॉलिंग देख लें, फील्डिंग देख लें, तो ऑलमोस्ट इक्वली है। सिर्फ जहां मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के पास एक बेहतर अगर कुछ है तो वो स्पिनर्स उनके पास ज़्यादा हैं, बट आज आप कह रहे हैं कि शायद स्पिन बॉलिंग को इतना फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, फ़ायदा नहीं, मैंने कहना कि स्पिनर्स को पिच से इतनी हेल्प नहीं होगी ना, तो इसलिए जो कि वो आके वो आउट करेंगे, लेकिन वो जिस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करते हैं ना, साउथ अफ्रीका के पास ये प्रॉब्लम है कि उनके पास सिर्फ एक ही स्पिनर है, वेयरएज इनके पास 3 ऐसे स्पिनर हैं जो जहाँ पर रन्स को रोकने की ज़रूरत हो, डॉट बॉल ज़्यादा कराने की ज़रूरत हो, कुछ स्पिनर्स के पास ज़्यादा चांस होता है डॉट बॉल कराने का, क्योंकि एक तो उनकी फील्ड प्लेसमेंट बड़ी अच्छी होती है और बॉलर जो है ना उनको कंट्रोल होता है कि हमने उसके मुताबिक बॉल करनी है। और जिस तरीके से ये सेंटनर बॉलिंग करते हैं, जिस तरीके से ब्रेसवेल बॉलिंग करते हैं, बहुत एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं, तो जब आपको रन्स नहीं मिलते तो आप इनके ऊपर चार्ज करने जाते हैं कि हमने रन्स बनाने, और वहाँ आपकी विकेट्स लूज होती हैं।
सर ओपनिंग हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ से विल यंग और रचिन रविंद्रा मोस्ट प्रॉब्ली करेंगे, तो कैसे देखते हैं कैसी एक पार्टनरशिप जो शुरू की आती है कैसी सेट करना चाहेंगे? मुझे एक जो नज़र आता है कि जो थोड़ा सा मुझे जो वीक लिंक नज़र आता है, हालांकि वो विकेट ले जाते हैं नगीली, वो काफ़ी शॉर्ट बॉल करते हैं और उनकी जो लाइन और लेंथ पे उनका इतना कंट्रोल नहीं है। सो प्रॉब्ली ये दोनों जो बैटर्स हैं उनके ऊपर चार्ज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा उनके पास जो यानसन है वो विकेट टेकिंग बॉलर है, बिकॉज ऑफ हिज हाइट, उसकी गेंद में थोड़ी सी मूवमेंट हुई अर्ली स्टेज के ऊपर, उसको अगर आप हुक या पुल करने जाते हैं तो टॉप एज का चांस है, उनकी गेंद अच्छी मूव कर जाती है तो आपको स्लिप लगने का चांस है। हाइट आपने मेंशन किया तो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर भी उनकी हाइट का आज काफी चर्चा है, विद हिज हाइट और उनकी बॉलिंग अटैक आज बहुत फर्क है। वो और जब बहुमा खड़े होते हैं तो लगता है कि पता नहीं ये बहुत हाइट में वो हैं भी अच्छे और फील्डर बहुत अच्छे हैं, वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो मतलब रियल टेस्ट तो होगा न्यूजीलैंड की बैटिंग का, ऐसा नहीं है कि वो आगे उनको, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि वो नेगेटिव क्योंकि नया बॉल करते हैं, वो अर्ली स्टेजेस के ऊपर अगर वो विकेट्स ले देते हैं तो वो फिर साउथ अफ्रीका के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। सर टॉप 5 जो हम देख रहे हैं, बल्कि इवन 6 फिलिप्स भी जब आते हैं तो अपना करते हैं, विल यंग, रचिन रविंद्रा, विलियमसन, मिचेल, लेथम और फिलिप्स, ये 6 बहुत ही कम्पैक्ट बैट्समैन हैं न्यूजीलैंड के पास। तो आज आपको कुछ आया है जो आपकी इंट्यूशन होती है कि आज किसका दिन है? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो 6 के 6 बैटर्स हैं ना, ये क्योंकि आपका इनफॉर्म है, जब इनफॉर्म सारे के सारे 6 बैटर्स आपके अगर इनफॉर्म हो तो उसमें से 2-3 का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैं आज फील करता हूं कि विलियमसन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे न्यूजीलैंड के लिए, और उसके बाद नीचे फिलिप्स का आज मैं रोल बड़ा इंपॉर्टेंट देख रहा हूं न्यूजीलैंड की बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपकी तरफ से विलियमसन और फिलिप्स का किरदार आज देखने को होगा। ठीक है सर, इनके बॉलिंग लाइनअप के ऊपर आ जाते हैं तो क्या लगता है कौन कौन डेंट डाल सकते हैं हम, क्योंकि बात तो यही कर रहे हैं कि इनके पास स्पिन अटैक अच्छा है, बट फास्ट बॉलिंग में आप किसको देखते हैं जो कि डेंट डाले? देखिए इस वक्त तो फिलहाल इनका पहला मुकाबला तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग से है ना, तो साउथ अफ्रीका की अगर हम बॉलिंग को देखें तो उनके पास रबादा है जो उनके की बॉलर हैं जो इनको डेंट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद महाराज हैं जो जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं उसको जब आप हिट आउट करने जाते हैं तो आप विकेट को लूज कर सकते हैं। एंड देन जैनसन जो आगे ऊपर से इनको आउट करके दे सकते हैं, तो उनकी भी बॉलिंग बहुत अच्छी। जहाँ तक न्यूजीलैंड का मैंने आपको बताया कि वो हेनरी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो आगे बिल्कुल एक्यूरेट विकेट टू विकेट बॉल करते हैं जिसमें चांस होता है कि वो विकेट ले सकें। और उनका बाकी जो थोड़े से इनएक्सपीरियंस बॉलर हैं वो रुके वो आके अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। सो मैंने बताया ना कि अगर आप इनको वे करेंगे तो आप पलड़ा दोना बराबर लगेगा, बस वो जहाँ से किसी ने वो बेईमानी कर दी नीचे से तो वो पलड़ा नीचे गिर जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट 50-50 का ही आज मैच है, बस वो 49 और 51 में जो होगा वहीं पे मैच अपनी बाजी पलट जाएगा। ठीक है सर, इम्पैक्ट प्लेयर्स आज किस किस को देखते हैं? नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर तो मैंने आपको कहा कि आज मुझे फिलिप्स यहाँ से नज़र आ रहा है, और आज क्लासा के ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी होप होगी साउथ अफ्रीका की, लेकिन मैं आज पता नहीं क्यों देख रहा हूँ कि मिलर कहीं आज आगे कोई ऐसी मैच विनिंग इनिंग ना खेल जाए। जी अरुण साहब, मैच अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। व्यूअर्स आए चल के मैच देखते हैं, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे रात को और देखेंगे कि कौन बनता है आज के मैच का चैंपियन। अभी हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।